नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत राजस्थान और मैं हूं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। हमारे साथ आज राजस्थान की एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो अपने बयान से लेकर अपने ओहदे और अपने ओहदे से लेकर अपने पद तक लगातार चर्चाओं में रहते हैं। जी हां, आपका अंदाजा ठीक है, हम बात कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की, जो कि लक्ष्मणगढ़ से लगातार तीसरी बार विधानसभा में निर्वाचित होकर पहुंचे हैं और इससे पहले जिलाध्यक्ष के तौर पर भी सीकर में अच्छा काम किया और कांग्रेस में जो उनकी विचारधारा से जो उनकी जड़ें रही है उसके दम पर आज वो इस सफर को पूरा करने में कामयाब रहे हैं। गोविंद सिंह जी, आपका ईटीवी भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद सिंह जी, क्योंकि बात है आपके जन्मदिन के मौके की, 1 तारीख है, आपको ईटीवी भारत परिवार इस मौके पर शुभकामनाएं देना चाहता है। साथ ही 1 साल आपने प्रदेशाध्यक्ष के तौर पे हाल ही में पूरा किया था, उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये प्रदेशाध्यक्ष का जो पद है आपके लिए निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि जिस दौर से हम देखते हैं आए हैं कि आप निकल कर आ रहे हैं, वो हर किसी के लिए आसान नहीं होता। आप खुद के आकलन में इस दौर को कैसा मानते हैं? देखिए, मैं पहले 1980 में एनएसयूआई में था, फिर मैं यूथ कांग्रेस में आया, फिर जिला कांग्रेस कमेटी में मैं सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी रहा। हमारी जो विधानसभा है लक्ष्मणगढ़, वो पहले डिलिमिटेशन से पहले 2008 से पहले सुरक्षित सीट थी, रिजर्व थी एससी की। तो उससे पहले 2005 में मुझे पंचायत समिति के चुनाव लड़ने का मौका मिला और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र पंचायत समिति के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर के पंचायत समिति का प्रधान बनाया। और मीनवाइल बीच में ड्यूरेशन के बीच में ही 2008 में 9 में मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा था, 2008 में ही डिलिमिटेशन में वो जनरल सीट हुई। और निश्चित रूप से मैं संगठन में काम करते हुए जब 2008 में पहली बार दिसंबर में एमएलए बना, उसके बाद में 12 महीने बाद में मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का दायित्व दे दिया गया। 7 साल तक मैं सीकर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। उसके बाद में मैं उसी दौरान बीच में ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष सचिन पायलट जी जब अध्यक्ष थे तो मुझे बना दिया गया। तो मैं समझता हूँ मैं संगठन से शुरू से जुड़ा हुआ था। मुझे एमएलए बनने का मौका जरूर, चूंकि जनरल हुई डिलिमिटेशन में, तो 2008 में मिला। तो ये जो 1 साल का कार्यकाल है, इसकी उपलब्धि की सबसे बड़ी बात करें क्या रही? निश्चित रूप से जो मुझे पार्टी आला कमान ने जो दायित्व दिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मेरे लिए गौरव की बात है। इससे बड़े सम्मान कोई मिल नहीं सकता कोई व्यक्ति को। मैं समझता हूं कि जो दायित्व मुझे दिया गया उसके बाद में हमने सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ में कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए उनके मान सम्मान के साथ में हमने काम किया। और आपने देखा होगा कि पंचायत राज हो, नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे 3 उपचुनाव हो, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किए और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का काम किया। और कोरोना काल में जिस प्रकार का बेहतर व्यवस्था और इंतजामात जो कांग्रेस पार्टी और सरकार ने किए और लोगों की दुख दर्द हरने का काम किया, लोगों की पीड़ा में हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार के तमाम लोग खड़े रहे, उससे देश और दुनिया में राजस्थान नंबर 1 कोरोना मैनेजमेंट में बना। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है कि इस प्रकार की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी है कि 2.5 साल में सब लोग ठीक रहे। तो सत्ता और संगठन ने मिलकर बिल्कुल कांग्रेस आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, तो मैं कार्यकर्ताओं से जुड़ा एक सवाल करना चाहता हूं कि 1 तारीख को हर कार्यकर्ता की ख्वाहिश है कि वो पीसीसी पर पहुंचे और आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करें। इसके पीछे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं डोटासरा जी एक शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले हैं। क्या ये शक्ति प्रदर्शन अपन मान लिए? जन्मदिनों से या किसी पारिवारिक उत्साह से कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है और न कांग्रेस पार्टी में कभी ये परंपरा रही है कि कोई व्यक्ति अपना शक्ति प्रदर्शन करे। हाँ, निश्चित रूप से जन्मदिन जो होता है वो हर व्यक्ति के लिए अहम और खास होता है। तो चूंकि आज जब पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के तमाम लोग जुड़े हुए हैं तो उनकी इच्छा है कि हम हमको विश करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से या पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई कार्यक्रम। लेकिन गंगानगर, ना सिर्फ सीकर और लक्ष्मणगढ़, गंगानगर से आने वाला कार्यकर्ता भी यही सोच रहा है। कोई हमारे यहाँ आएगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, और पीसीसी में आएगा या मेरे घर पे कोई आएगा तो मैं उनका अभिवादन और उनकी शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद जरूर लूंगा। लेकिन शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई बात न तो है, न कांग्रेस पार्टी में कभी परंपरा रही। कार्यकर्ताओं के साथ और उत्साह को आप क्या मानते हैं कि यह आपकी ताकत में इजाफा करेगा? कांग्रेस पार्टी की ताकत ही उसकी कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता में उत्साह होता है
उमंग होती है तभी कांग्रेस पार्टी की सरकारें आती हैं, और सरकारें भी तभी रिपीट होती हैं जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है। तो निश्चित रूप से पार्टी संगठन के हर पदाधिकारी का, प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, चाहे पदाधिकारी है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मैं समझता हूं कि उन्हीं के माध्यम से हम लोग सरकार में आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अगर पदाधिकारियों के प्रति, हमारे प्रति, किसी नेता के प्रति अगर अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद वो देता है तो बहुत अच्छी बात है। उससे हमको प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हम लोग और शक्ति के साथ में जनता की सेवा करते हैं। रोटासरा साहब, उपचुनाव का भी दौर आ चुका है, ऐलान हो चुका है। दरियावाद और दूसरी वल्लभनगर जो सीट है, इन दोनों सीटों को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि इस पर खासतौर पर नजर होगी, खासतौर पर वल्लभनगर। हमने पहले भी कहा था कि जो 3 उपचुनाव थे हम तीनों जीतेंगे। हालांकि हम 2 चुनाव जीत पाए, लेकिन तीसरी में 25,000 का जो अंतर था उसको हम 4-5 हजार में ले आए थे। मतलब बाय द वे नहीं जीत पाए, बाकी हम जीती हुई सीट थी वो जी। अब की बार जो 2 उपचुनाव हैं उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। सरकार ने 2.5 साल तक बहुत अच्छा काम किया है, विकास की योजनाएं दी हैं, विद्यालय दिए हैं, सड़कें दी हैं, अन्य पेयजल के काम हो, चाहे शिक्षा के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, बहुत अच्छा काम किया है। जो स्वास्थ्य के मामले में या कोरोना के समय में जो बेहतर इंतजाम किए हैं, वहाँ के जो वल्लभनगर में गजेंद्र सिंह जी थे, गुलाब सिंह जी सक्ताउत के परिवार से हैं, उनकी बहुत बड़ी सेवाएं रही हैं। गजेंद्र सिंह जी ने अच्छा काम किया, 8 से 13 में भी वो मेरे साथ में थे, तो बहुत अच्छा उनका काम किया हुआ है। और सरकार की जो 2.5 साल की अच्छी जो योजनाएं हैं और अच्छा काम है वो हमारे साथ में। और भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की जो केंद्र की सरकार है, वो जिस प्रकार महंगाई रोक नहीं पाई, बेरोजगारों को रोजगार दे नहीं पाई, किसानों के साथ 3 काले कानून ला करके अत्याचार और न्याय कर रही है, तो ये सब चीजें जनता के सामने है। और जो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में जो सिर फुटोवल है, मैं समझता हूं कि ऐसा राजनीति में कभी होता नहीं, हमने देखा नहीं। 55 साल का तो मैं ही हो गया, मैंने नहीं देखा कि इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का ये बयान हो कि वसुंधरा राजे जी पहले चलती थी तभी वो टिकट नहीं दिला पाई कार्यकर्ता को। लेकिन मेवाड़ में गुलाब चंद कटारिया भी यही बोलते हैं जब जाते हैं उदयपुर में, उनकी कांग्रेस को लेकर भी आप जैसी ही बयानबाजी वाले बयान होते हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाहिए? कोई राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं है, सब एक हैं, एकजुटता के साथ में हैं। आप वो अपना घर संभालें, उनकी स्थिति ये है, आप देखिए कि उनको राजेंद्र जी राठौड़ नहीं मानते, राजेंद्र जी राठौड़ पूनिया जी को नहीं मानते, पूनिया जी वसुंधरा जी को नहीं मानते, वसुंधरा जी किसी को नहीं मानती। और 8 मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह जी ट्विटर खेल करके वहां केंद्र के आधार पे यहाँ मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी अब एक नए ही उम्मीद लेकर के आए हैं कि मैं इनकी झगड़े में बढ़ सकता हूं। लोकसभा अध्यक्ष जी का संवैधानिक पद है, लेकिन लोग बातें करते हैं कि साहब इनके झगड़े में वो कहीं फील्ड में उतर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इनमें आपस में कितना गैप है। और आप देखिए वसुंधरा जी उनकी किसी मीटिंग में नहीं जाती या ये बुलाते नहीं, ये इनको स्पष्ट करना चाहिए। 4 दिन का चिंतन शिविर करा, कहाँ थी वसुंधरा राजे जी? इनको पता ही नहीं है। ये कह रहे हैं नहीं हम तो पुराने फेस हटाएंगे, नए लाएंगे। तो आप बताइए ना, किसको हटा रहे हो, किसको नए को ला रहे हो? गुलाब चंद जी कटारिया तो स्वयं तो पुरानी फेस है। और जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के लिए, जिस प्रकार श्री राम के लिए जो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी, इतने वरिष्ठ होते हुए, आपको लगता है मेवाड़ में ये मुद्दा बनाएगी कांग्रेस? से कांग्रेस को बनाने की जरूरत नहीं, आम जनता बना रही है। महाराणा प्रताप हमारा गौरव है, माटी के राजस्थान की माटी के कण कण में जो है उनकी वीरता और शौर्य के जो कण मौजूद हैं, और उनसे हम प्रेरणा लेके हैं। हम बचपन में पढ़ा है, आज भी उनके नाम से हमें जोश आता है। हम गर्व करते हैं कि ऐसे जो महान पुरुष हमारे इस धरती के हुए, जो स्वाभिमान को उन्होंने कभी नीचे नहीं झुकने दिया, अपना सिर नहीं झुकने दिया, ऐसे लोगों के लिए इनके ये विचार, और उन्हीं के नाम से वोट लेके सत्ता में आते हैं कई बार, और फिर उसके बाद में उन्हीं का अपमान करते हैं। श्री राम तालाब में होते, अगर बीजेपी नहीं होती तो ये कोई बयान होता है क्या गुलाब चंद जी कटारिया? चलिए, मैं उपचुनाव पे फिर से लौटता हूँ, प्रत्याशी चयन की बात करता हूँ। क्या प्रारूप आपने पीसीसी चीफ के तौर पर तैयार किया है? क्योंकि सुना है माकन साहब के साथ जल्द आप मैदान में उतरने वाले हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की जो भावना होती है वही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का होता है, और उस भावनाओं को हम सत्ता और संगठन के साथ बैठ करके हम आला कमान को, जनरल सेक्रेटरी अजय माकन जी को हम हमारा प्रस्ताव भेजेंगे, और जो वो उम्मीदवार तय करेंगे वो उम्मीदवार हमारा कांग्रेस का होगा। हमारे बीजेपी की तरह नहीं है। गुलाब चंद कटारिया जी कह रहे हैं कि भिंडर को पहले मुझे बीजेपी में निकालना होगा, फिर वसुंधरा जी भिंडर को टिकट दिला पाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ कोई नहीं कहता है। सब
एक मत है कि जो कार्यकर्ता कह रहे हैं वो प्रस्ताव भेज दीजिए, जो प्रस्ताव आलाकमान मंजूर करेगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। चलिए, अब मैं आपके महकमे पर भी आता हूँ। शिक्षा मंत्री के तौर पर आप अहम महकमे को आप संभाल रहे हैं। हाल ही में रीट की परीक्षा हुई और जिस तरह से रीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने तैयारियां की, एक दौर में उसको सराहा गया, लेकिन परीक्षा के बाद कई तरह के सवालात भी उठे। आपका एक ट्वीट भी आया और उन सवालों पे कहीं कहीं उस ट्वीट के जरिए विराम लगता हुआ नजर आया। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ कार्रवाई भर काफी है या अभी इसमें और कुछ होना है? 25-26 लाख एग्जाम दे रहे हूँ, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि विश्व की एक सबसे बड़ी परीक्षा होगी जिसके आधार पर लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मैं समझता हूँ जिस इंतजामात के साथ में राजस्थान की सरकार ने रीट में दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि सरकारी चाहे रोडवेज हो चाहे प्राइवेट बसें हो, हम सब में उन बच्चों को फ्री करेंगे। और एक आह्वान किया लोगों से, समाज सेवी से, एनजीओ से, इंदिरा रसोई हमारी फ्री की गई और उससे लोग आगे आए। जो महिलाएं बहनें थी, बेटियां थी, उनके तिलक लगा लगा करके और किस प्रकार से विदा किया गया, सेंटर बता रही थी, पूरी पुलिस पूरे तरीके से पूरे प्रशासन उनके साथ में खड़ा था। आराम से 25-26 लाख लोगों की एग्जाम होना और किसी तरह की एक सेंटर को छोड़ के अलवर जिले में कहीं कोई किसी तरह की वारदात नहीं हुई, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा सफल आयोजन नहीं। और लोग बाग तो अब ये कहने लगे कि वो रीट की परीक्षा नहीं थी, राजस्थान सरकार के सहयोग से रीटोत्सव था जिसके माध्यम से लोगों के घरों में चिराग जलेंगे, रोशनियां होंगी, नौकरी बेटे और बेटियां नौकरी लेंगे। तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जहां जहां जो भी गड़बड़ियां हमें नजर आई वहां पर सख्ताई के साथ कार्रवाई की गई है। लोगों को जो कार्मिक पाए जाएंगे उनको टर्मिनेशन का मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया। और जिस प्रकार से जो फैसले हमारी सरकार ने किए, चाहे बर्खास्तगी का हो, अंदर मोबाइल नहीं ले जाने का हो, चाहे दूसरे फैसले हो, उसका एक इम्पैक्ट गया। और आप देखिए इतनी बड़ी भर्ती में 15-20 लोगों को हमने सस्पेंड किया है। अगर वो दोषी पाए गए तो उनका बर्खास्तगी भी की जाएगी। और जहां से भी जो भी शिकायत कोई व्यक्ति दे रहा है वहां हम तय तक जा रहे हैं। एसओजी जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है, हमारी पुलिस जांच कर रही है। रीट की इस परीक्षा में राजस्थान सरकार और खुद को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, इससे बड़ी एग्जाम विश्व में नहीं हुई, भारत में तो बिल्कुल नहीं हुई। और उसमें इतनी सफलता के साथ में मैं नहीं दे रहा, जनता राजस्थान की कह रही है कि अगर कोई 70 साल के इतिहास में राजस्थान में सबसे बड़ा अगर कोई अच्छा काम हुआ तो उसमें एक नाम रीट का सफलतापूर्वक राजस्थान की सरकार के द्वारा आयोजन कराना। और अन्य प्रदेशों से जो बच्चे आए वो भी गुणगान करके गए कि हमने तो हमारी जिंदगी में ऐसी नहीं थी। उनको ये लग रहा था कि हम कोई शादी विवाह समारोह में जा रहे हैं, हमारा सम्मान हो रहा है, आतिथ्य सत्कार हो रहा है और उसके आधार पर हम हमारी आराम से एग्जाम देकर के घर जा रहे हैं फ्री में। 1 रुपया उनका लगा नहीं, किसी चीज का, रहने का, खाने का। आप देखिए जो व्यवस्थाएं हुई है आने जाने की, संसाधनों की, इससे बढ़िया कोई एग्जाम नहीं हो सकती। जो कमी खामियां जहां भी लगती है, जहां कोई शिकायत मिलती है उसकी तुरंत जांच करवा रहे हैं, तुरंत एक्शन ले रहे हैं। राजस्थान ने हिंदुस्तान के इतिहास में अगर इस 3 दिन के अंदर अंदर ऐसे फैसले हुए हों और बर्खास्तगी का कोई फैसला किसी स्टेट ने पहले किया हो तो आप मुझे उसका नाम बता दीजिए। तो निश्चित रूप से जिन लोगों का नंबर नहीं आ रहा है, जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए, वो इस तरीके की बातें करेंगे या किसी के पास में तथ्य है। तो मैं स्वयं शिक्षा मंत्री ये निवेदन कर रहा हूं कि वो तथ्य हमको दीजिए, हम जांच कराएंगे। और अगर ये पाया जाता है कि इनके तथ्य सही है, कहां तक उसकी तय तक हम लोग जाएंगे और जो फैसला करना होगा, जो उनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी वो हम लोग करेंगे। चलिए, एक और बात को लेकर राजस्थान के लोगों की आप पर नजर है, वो है 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों को लेकर। उसकी नीति की बात आप लगातार करते रहे, तो क्या माना जाए राजस्थान को, आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? 3rd ग्रेड टीचर पॉपुलर डिमांड है, क्योंकि 3rd ग्रेड के टीचर मेरिट के आधार पे जिले की नियुक्ति है और जिले की नियुक्ति होती है तो निश्चित रूप से उसको जिले में नौकरी करनी होती है। लेकिन ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं चाहे मेरिट के आधार पे मुझे बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़ मिल गया हो, जालोर मिल गया हो, जैसलमेर मिल गया हो, लेकिन मैं मेरे घर पे कभी न कभी आऊं। और बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जो प्रतिबंधित जिले थे उनके 1000, 1500, 1700 ट्रांसफर कर भी दिए थे। और मैं समझता हूं कि उन लोगों की है, कई असाध्य रोग हैं, कई महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं,
तो हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये मानना है कि इनके लिए कोई रास्ता खोजिए जो नियम संगत भी हो, कानूनी रूप से भी उसको मान्यता हो, और हम कैसे इन बच्चों को रिलीफ दे सकते हैं। तो हमने पहले तो ट्रांसफर के लिए नीति बनाई, वो भी आगे अभी तक नहीं बढ़ पाई है। तो अभी जो हम गाइडलाइन बना रहे हैं, उस गाइडलाइन के आधार के ऊपर हम तय करेंगे, क्योंकि 85,000 फार्म है और इन 13 जिलों के अंदर आने वाले हैं और उन 10 जिलों से लोग आने वाले हैं। तो वहां भी स्कूलों को देखना, वहां भी हम खाली नहीं कर सकते। तो इस गाइडलाइन को हम देखते हुए बनाएंगे कि जो नई भर्ती आ रही है उसको भी हम ध्यान में रखें, गाइडलाइन भी बने। टीएसपी फैक्टर अभी फिलहाल बड़ा फैक्टर है इसमें। सिर्फ टीएसपी वाला भी, क्योंकि महामहिम राज्यपाल से वहां का फैसला होता है, तो वो भी हमारे संज्ञान में। लेकिन इन सब बिंदुओं के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी जो है चर्चा की है और रिजल्ट के ऊपर पहुंचने वाले। हम गाइडलाइन भी बनाएंगे, टीएसपी के लिए भी जो भी मुख्यमंत्री जी जो फैसला करेंगे वो फैसला भी करेंगे, और आने वाले समय में जब हमारी 31,000 की भर्ती आएगी तो उस समय तक हम इस तरह की योजना बना करके 3rd ग्रेड के लोगों को जो दूरस्थ जिलों में हैं उनको नियरेस्ट जिलों में लाने के लिए व्यवस्था। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा महकमे को आमतौर पर थैंक्सलेस जॉब की तरह राजस्थान में माना जाता है। ये माना जाता है कि कोई भी राजनेता इस महकमे में आने से बचता है, यहाँ की आँच जल्दी से नहीं बुझाई जा सकती। बहरहाल मैं बच्चों पर आता हूँ। कोविड का दौर रहा, आपने फिर से दूसरे लहर के बाद में स्कूलें शुरू की हैं और इसमें इंतजामात को लेकर भी बात की, मॉनिटरिंग की भी बात की। हमने कई मर्तबा देखा कि मंत्री जी खुद जा रहे हैं और ग्राउंड पर सर्वे कर रहे हैं, स्कूलों के हालात को टटोल रहे हैं और कई जगह एक्शन लेते हुए भी आपको देखा गया। फिलहाल जो छोटे बच्चे हैं उनका इंतजार अभी तक रहा है, उसको लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग कोई मंत्री नहीं लेना चाहता, मैं इससे सहमत नहीं। शिक्षा विभाग में एक ट्रांसफर की अपेक्षा टीचर्स के ज्यादा होती है, कार्मिकों के। इसके अलावा इससे बढ़िया कोई महकमा नहीं है, इससे बढ़िया काम करने के लिए नहीं है, इससे बढ़िया समाज सेवा नहीं है। अगर आप आने वाली पीढ़ी को अगर अच्छी संस्कारित क्वालिटी की एजुकेशन दे दोगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, एक बात। दूसरी बात, कोरोना आया और कोरोना अचानक आने के कारण से हमें बड़ी परेशानी हुई। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, एग्जाम भी निरस्त हो गए। लेकिन हमने जो ई कक्षा पोर्टल के माध्यम से चाहे किया हो, यूट्यूब के माध्यम से, हवा महल, स्माइल प्रोजेक्ट, आकाशवाणी, दूरदर्शन, वर्कबुक, आओ घर से सीखे, मतलब कई तरह के जो नवीन प्रयोग करके हमने ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह वगैरह किया। लेकिन फिर भी जो मैनुअल के बजाय मैनुअल जो आकर के क्लास में पढ़ना, वो एक अलग बात होती है। तो निश्चित रूप से अभी हम इससे बाहर निकले कोरोना से, तो निश्चित रूप से उन बच्चों को स्वस्थ रखना ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और बच्चों को अच्छी क्वालिटी की संस्कारित शिक्षा देना ये भी हमारी प्राथमिकता। बीच में सवाल उठा कि जो इंटीरियर एरियाज हैं, दूर दराज के क्षेत्र, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधा रही है और उसी कारण से लगातार इस बारे में मांग भी उठती रही। निश्चित रूप से इंटरनेट सरकारी स्कूलों में बहुत कम जगह है, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में इंटरनेट की व्यवस्था हो, अच्छे घरों से हो, जिनके पास लैपटॉप हो, एंड्रॉइड फोन हो। तो उन बच्चों के लिए हमारे विभाग ने बाकायदा घर घर जाके टीचर्स ने वर्कबुक दे करके, उनसे टेलीफोन से बात करके या टीवी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हमने बहुत प्रयास किए, और गांव ढाणियों में जाकर के 10-10, 5-5 बच्चों को इकट्ठा करके भी हमने सिखाया। फिर भी हमारा एजुकेशन थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है, जिसके लिए अब 30% जो पाठ्यक्रम भी हमने कम किया है, और महीने हम लोग एग्जाम भी उन बच्चों का लेंगे, जिससे टेस्ट लेकर के हम आने वाले समय के लिए तैयार रहेंगे। अगर काश ऐसा ईश्वर ना करे, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हो जाता है तो हम उनके देख सकें, टेस्ट कर सकें कि उसमें कितनी क्षमता, उसको किस तरह के मार्क्स मिलने चाहिए और वो पासिंग मार्क्स लाता है नहीं लाता। तो ये सब चीजें हमारे जहन में है। निश्चित रूप से संसाधनों की कमी रही होगी, लेकिन हमारे विभाग और हमारी सरकार ने कोरोना काल में बच्चों की एक साल भी बर्बाद नहीं होनी थी और नहीं होने दी, और उनके लिए जितना कर सकते थे हमने हर संभव प्रयास किया। जो देश में सबसे बेहतर प्रबंधन भारत सरकार ने भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, राजस्थान का माना है। चलिए सर, इस चर्चा को आखिरी दौर में ले जाता हूँ। आखिरी सवाल शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। 2022 में आप इसे अमली जामा पहनाने वाले थे, लेकिन कोविड का दौर आ गया। जो आपकी उम्मीदें थी उसके मुताबिक इस पर अभी तक काम नहीं हो पाया। क्या तय समय पर नई शिक्षा नीति आएगी या फिर कोविड के बाद ये मान लिया जाए कि अभी और वक्त लगेगा? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी जी लेकर के आए थे।
अब जो मोदी जी जो लेकर के आए वो तकरीबन वही एजुकेशन पॉलिसी है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव है। लेकिन जो केंद्र सरकार हमारे को एजुकेशन पॉलिसी दे रही है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कम से कम बजट तो देना चाहिए। जब यूपीए सरकार थी तो 90% केंद्र देता था हर चीज के लिए और 10% हमको स्टेट से देना पड़ता था। आज जब आवश्यकता ज्यादा होगी कोरोना काल में बेहतर व्यवस्था के लिए, जो हमारे जो इक्विपमेंट के लिए, तब आप कह रहे हो कि हम तो 60-40 देंगे और पानी में तो 50-50% कर दिया। तो जब तक एजुकेशन में जीडीपी का 6% का अगर अलग से बजट नहीं हो या 90% जब तक केंद्र सरकार नहीं दे या एजुकेशन की पॉलिसी के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग से कोई बजटरी प्रावधान नहीं करे, तब तक केवल कागजों में रह जाएगी। केवल ब्रांडिंग करना कि ये मोदी जी के समय में एजुकेशन पॉलिसी आई, मैं समझता हूं केवल राजीव जी की एजुकेशन पॉलिसी को मतलब नाम खत्म करके और हम लोग हमारा ब्रांडिंग कर दें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वरना कोई भी पॉलिसी आती है तो उसके साथ में उसका बजटरी प्रावधान आता है, तभी वो नीति सफल होती है। तो मैं समझता हूं राजस्थान सरकार जहां जिस रूप में जो संसाधन हमारे पास है या केंद्र सरकार जो संसाधन हमें उपलब्ध कराएगी उसके मुताबिक हम लोग उस पॉलिसी को लागू करेंगे। जी, क्योंकि चर्चा के लिए आखिरी सवाल था लेकिन मन ललचा रहा है, आपसे पुराना नाता भी है बातचीत करते हुए। आपसे जब बात हो तो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आला कमान से आपकी कोई बात हुई, इस पर कोई बात हो सकती है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार केवल 2 ही व्यक्तियों का अधिकार है, एक आला कमान, दूसरा माननीय मुख्यमंत्री। तो निश्चित रूप से जब समय आएगा तो आला कमान जो कहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी वो करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। होगा, आप भी देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान में इस तरह की लेकर के कोई किसी एमएलए में किसी तरह की कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह जी आपका ईटीवी भारत से चर्चा के लिए। तो ये थे राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो लगातार बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब यहाँ पर देते हुए नजर आए। ईटीवी भारत पर गोविंद सिंह जी ने जिन सवालों का आपका इंतजार था उनका जवाब देने की कोशिश की। ऐसी मुझे उम्मीद है कि मेरे जरिए वो सवाल इन तक पहुंचे और जवाब आपको भी मिला। देखते रहिए ईटीवी भारत। नमस्कार।